चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ उठाएंगे पीआईबी से। पीआईबी की वेबसाइट में ठीक है संत रविदास या फिर गुरु रविदास के बारे में दिया गया है। उनके जन्मदिन पर प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। हम गुरु रविदास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो देश भर में 27 फरवरी 2021 को भक्ति आंदोलन संत गुरु रविदास जयंती मनाई गई थी। कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। गुरु रविदास ने भारतीय संस्कृति, मतलब कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, इधर इन्होंने अपना ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था उसके उन्मूलन, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। बताया जा रहा है संत कबीरदास के ये समकालीन थे, मतलब कि ये उसी टाइम में आए थे, उनका जन्म हुआ था जिस टाइम में कबीरदास का जन्म हुआ था, और इनकी शिष्या थी मीराबाई। बताया जा रहा है ऐसे लोग जो कि रविदासिया वाले धर्म का पालन करते हैं, उनके बीच में ये जो जयंती है ना, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता। उन्हें सिख धर्म में भी महत्व मिला है। रविदास की 40 कविताएं सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथों में शामिल करी गई हैं। अब गुरु रविदास के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। वो भक्ति आंदोलन के एक भारतीय कवि संत थे। 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी में रविदासिया धर्म की स्थापना करी, और राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में सम्मान इनको दिया जाता है। वो एक समाज के सुधारक, आध्यात्मिक संत थे। हिंदू धर्म के भीतर दादूपंथी परंपरा के बीच पंचवाणी पाठ में रविदास की कविताओं को भी शामिल करा गया। इन्होंने जाति और लैंगिक भेदभाव के सामाजिक विभाजन को हटाने पर भी बल दिया था। प्रारंभिक जीवन की यदि हम बात करें तो रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से मेन चीज़ पकड़ में आई है। ठीक है, रविदास मतलब रैदास, जिनकी हम कविताएं पढ़ते थे। उनका जन्म वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था, और उनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये आस्तिक भक्ति प्रवृत्ति, आस्तिक मतलब ईश्वर पर आप भरोसा करते हो। इस आंदोलन ने बाद में सिख धर्म के गठन में एक वास्तविक उत्प्रेरक के रूप में काम करा था। यहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता खुल गया था सिख धर्म स्थापित होने का। यह आंदोलन 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ था और उत्तर की ओर फैला था। ये 15वीं शताब्दी में पूर्व और उत्तर भारत में फैल गया। ये देवी देवताओं के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। तो ये सारी जो बातें हैं भक्ति आंदोलन के बारे में ही यहाँ पर लिखी गई हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। G20 के बारे में ये आई है। ठीक है, तो G20 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो जाए। G20 जिसको आप ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इसमें 19 देश शामिल हैं, और ये एक प्रकार से ग्रुप है जो यूरोपियन यूनियन, जिसको मिलाकर के हो जाते हैं 20 देश। 19 देश और यूरोपियन यूनियन को आप मिला दोगे तो 20 का ये निर्माण कर देते, एक मेंबर और जुड़ जाता है। बताया जा रहा है इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की हर साल बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इन देशों में स्पेन एक ऐसा देश है जिसे परमानेंट अतिथि के रूप में हर साल हम बुलाते हैं। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय जैसे कि आतंकवाद, इकोनॉमिकली जो कंडीशन चल रही है वो, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा स्वास्थ्य और भी सारे जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाती है। अब यहाँ पर G20 के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके बारे में कुछ खास बातें बताई जाती हैं। ठीक है, बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 80% कौन योगदान देता है? G20 के मेंबर कंट्री। दूसरी बात, पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसका 2/3 आबादी इन 20 देशों के पास G20 में रहती है, और पूरे दुनिया में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसमें 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों में होता है, G20 वाले देशों में।
इसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि 1977 में क्या होता है, एक वित्तीय संकट आया। उस संकट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं, उन्होंने विचार किया कि एक ग्रुप हम बनाएंगे। उसके बाद 1999 में G20 की स्थापना होती है। उस टाइम में 7 देश थे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली, इनके विदेश मंत्री ये शामिल थे। और इसका उद्देश्य था वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके अलावा भी कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे कि स्थापना की यदि हम बात करें तो 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में की गई थी। तो वर्ल्ड के उस टाइम में 7 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल थीं और इसका नाम रखा गया था G20। आगे बताया जा रहा, पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन यूएस में आयोजित किया गया था। तभी से हर साल ये सम्मेलन होते रहता, हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पर G20 देशों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है प्रिपरेशन के लिए फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड सेटिंग अप एंड स्टाफिंग ऑफ द G20 सेक्रेटरीट। मतलब कि अब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी करेगा, अध्यक्षता करेगा, तो उसके लिए कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि क्या क्या तैयारी आपको करना है, कैसा क्या करना है। द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi today approved the setting up of a G20 secretariat and its reporting structure, which will be responsible for implementation of overall policy decision. इसके अलावा arrangement needed for steering India's forthcoming G20 presidency। बताया जा रहा है इंडिया होल्ड करेगा प्रेसिडेंसी ऑफ G20 कब से लेकर के कब तक, 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक, कल्मिनेटिंग विद द G20 समिट इन इंडिया 2023। G20 इज प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं वही बात यहाँ पर बताई जाती है। एक प्रकार से ये फोरम है बहुत सारे देशों का, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है इंटरनेशनली। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हम समुद्री प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसको देखने वाले हैं। यदि हमें कभी मेंस में लिखने के लिए ये आ जाता है कि भारत की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं समुद्री प्लास्टिक वाला जो कचरा है उसके निपटान को लेकर के, तो इसमें आप इस न्यूज़ का उल्लेख कर सकते हैं। न्यूज़ ऐसी आई है कि भारत की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ये आपस में साझेदार बन के समुद्री प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया था 14 से लेकर के 15 फरवरी 2022 को, ठीक है। तो सरकार अकेले से नहीं निपट रहा है, सरकार ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इनके सहयोग से इस प्रॉब्लम से निपटना चाहता है। तो इसी के लेकर के एक वर्चुअल समिट कार्यशाला का आयोजन किया गया था 14 से लेकर के 15 फरवरी तक। बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इसमें विशेषज्ञ लोग शामिल थे, साइंटिस्ट लोग शामिल थे, नीति विशेषज्ञता रखने वाले सरकारी ऑफिशियल थे, उद्योग, नवाचार और अनौपचारिक क्षेत्रों के मेंबर भी यहाँ पर सामने आए। उद्देश्य यदि हम बात करें तो वर्ल्ड समुद्री प्लास्टिक से किस प्रकार से जूझ रहा है, ठीक है। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो उस प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और इससे उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा वो जो प्लास्टिक है ना, धीरे 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 करके समुद्र के पानी में घुलते जाता है, डिकम्पोज होते जाता है, तो जो पानी है वो भी प्रदूषित हो जाता है। वैश्विक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए समुद्री कचरे की हमें निगरानी करना है, उसका मूल्यांकन करना है और ठीक है जो भी समाधान है
उनकी दिशा में हमें अनुसंधान के लिए कुछ कदम उठाना है, ऐसे बातचीत यहाँ पर होती है। अब बताया जा रहा है इसमें 4 सत्र रहे। ठीक है, पहला जो सत्र था समुद्री कचरे की समस्या की विशालता, आखिर कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्लास्टिक के मलबों की निगरानी करना और अनुसंधान का काम करना। इसके अलावा सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकियाँ, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय, पॉलीमर और प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर, ये इसके 4 प्रमुख सब्जेक्ट थे। यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, शॉर्टकट में EAS है, बाद में भी ये वर्ड बार बार आएगा तो आप समझ जाना कि ये एशिया वाला समिट है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सम्मेलन है या ये जो ग्रुप है हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है, आपसी भरोसा कायम करने का एक प्रमुख मंच है। बहुत सारे देश इसमें भी आ जाते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। उसके बाद से ही EAS क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, निकट क्षेत्रीय सहयोग, एशिया प्रशांत और हिंद महासागर की समृद्धि की हिमायत करते रहा। बताया जा रहा है ऐसे क्षेत्र और इलाके जो कि आपस में जुड़े हैं और एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, इनके बीच स्थायी ट्रांस बाउंड्री समाधान विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता के इस्तेमाल के लिए EAS को विशिष्ट रूप से रखा गया है। मान के चलो हम इंडिया है, चाइना है, बॉर्डर लगती है, एक सी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उससे कैसे करके निपट सकते हैं, तो इसके लिए EAS बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी कुछ हिस्ट्री बताई जाती है, जैसे कि 2019 में EAS में इसकी बैठक हुई थी, 14वें नंबर की ये बैठक थी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के एजेंडे की घोषणा करी थी। भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया EAS निर्णयों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बताया जा रहा है इस वर्कशॉप ने ठीक है उत्तर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने ठीक देशों को समुद्री कचरे से संबंधित जो चुनौती है, कौन कौन से क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं और क्या उनका समाधान हो सकता है, इनको तलाशने और इसके बारे में एक दूसरे को सूचित करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। इस दौरान सभी EAS देशों को विशेष रूप से प्लास्टिक में अनुसंधान करते रहिए, कैसे यूज़ करना है, डिजाइन कैसे करना है, निपटान, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक मुक्त और स्वस्थ महासागर के लिए भविष्य की साझेदारियों के लिए प्रोत्साहन किया था। इसके अलावा ठीक है कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल रही, यहाँ पर इनके नाम बताए जाते हैं, मतलब पार्टनर के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। बताया जा रहा है समुद्री प्लास्टिक पर के फैलाव पर आखिर हम नज़र कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए हमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके हम इससे निपट सकते हैं। इसके अलावा मॉडल विकसित भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्लास्टिक से जुड़े विभिन्न आयामों को समझने के लिए हमें कुछ मॉडल भी बनाना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि इंडिया के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि क्षेत्रीय विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी तरह से डिजाइन और ख़ास तौर पर तैयार प्रबंधन रणनीति पर्यावरण में प्लास्टिक को काफ़ी कम कर देगी। PIB की जो अगली न्यूज़ आई है वो साइंस से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है सीखना कैसे होता है, आप स्मृति में किसी भी चीज़ को कैसे रख पाते हो, इस चीज़ में क्या हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम जानेंगे। बताया जा रहा है सीखने और स्मृति से जुड़े तंत्र को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया उपकरण बनाया है, इसी को हम जानेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित कर लिया है। बताया जा रहा है सीखना, लर्निंग और मेमोरी मस्तिष्क की मौलिक प्रक्रिया होती है।
और बताया जा रहा है तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे गहन अध्ययन जो होता है उन सब्जेक्ट में यह आ जाता है। सीखना, नए डाटा और मेमोरी मतलब कि स्मृति का अधिग्रहण करने से जुड़ा रहता है। फिर उस डेटा की धारणा शक्ति से दीर्घकालिक स्मृति बन जाती है। जब हम उसको धारण कर लिए हैं, इसके बाद हम उसको लंबे समय तक कैसे याद करके रखेंगे। व्यवहारिक टैगिंग मॉडल का यूज़ करने वाला नया उपकरण व्यवहार विश्लेषण के माध्यम से LTM समीकरण अध्ययन का एक नया उपकरण है। ठीक है, बताया जा रहा है इसी तरह बायो सिग्नल का यूज़ अब इन विवो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नामक एक तकनीक द्वारा स्मृति समीकरण की गुप्त विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इसका यूज़ प्रायोगिक शर्तों के तहत चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेतों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बताया जा रहा है भारत में तो अभी तक ऐसा उपकरण पहली बार बना है। ठीक है, बताया जा रहा है कि कौन कौन लोगों ने इसको विकसित किया, यहाँ इनके नाम दिए गए हैं। जिन्होंने मस्तिष्क में LTM समीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार टैगिंग मॉडल बनाया था। ये शोध हाल ही में थेरोनॉटिक्स और एजिंग रिसर्च रिव्यू जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बताया जा रहा है कि शोधकर्ताओं ने व्यवहारिक टैगिंग मॉडल को विकसित करने के लिए बायो सिग्नल प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवेदन कार्यक्रम के अंतर्गत DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, ठीक है, के सहयोग से विश्व विज्ञान में स्थापित इन विवो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सुविधा का यूज़ करा था। आगे बताया जा रहा है कि ये जो सुविधा है चूहों के कई न्यूरो बिहेवियरल एपरेट्स मतलब कि तंत्रिका व्यवहार संबंधी उपकरण से ये सुसज्जित है, जो किसी भी मेज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विश्लेषण किए गए मापदंडों का आकलन करने के लिए है। अब यहाँ से सबसे मेन बात निकल करके आती है, मतलब कि इन्होंने प्रयोग किया है तो इसका यूज़ ही आखिर करेंगे कहाँ। बताया जा रहा है ये शोध पागलपन, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और स्मृति क्षति जैसे रोग की वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव विकार पर शोध और इस तरह के रोगग्रस्त स्थिति में स्मृति समेकन मार्ग और स्मृति हानि तंत्र के बीच एक सीधा लिंक खोजने के लिए काम करेगा। अब हम आगे देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख न्यूज़। तो पहली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। मॉब लिंचिंग को तो आप समझते ही हैं। ठीक है, मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, शहर में किसी को उसके ऊपर शक हो गया कि उसने कोई गलत काम किया है। भीड़ ने उसको पकड़ी और उसको पीट पीट के मार डाली और फिर भीड़ भग गई। अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन मारा कौन नहीं मारा है। तो इसी को लेकर के कई सारे स्टेटों ने कुछ कानून बनाए हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। एंटी लिंचिंग बिल्स पास्ड बाय 4 स्टेट हैंगिंग फायर, लिंचिंग नॉट डिफाइंड एज ए क्राइम अंडर IPC सेंटर है सेड। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है जो लिंचिंग है ना वो किसी प्रकार का क्राइम नहीं है और ना ही कोई इसकी डेफिनेशन है IPC इंडियन पीनल कोड की यदि हम बात करें तो। अब चारों स्टेट के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल में जानकारी दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर झारखंड को लेकर हम देख रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट। ठीक है, इसकी रेंज हो सकती है 3 साल से लेकर के जिंदगी भर की जेल इन केस ऑफ डेथ ऑफ विक्टिम। यदि आदमी मर जाता है तो उसके जो अपराधी हैं उनको 3 साल से लेकर के जिंदगी भर की जेल हो सकती है। इसके अलावा दोज हु कन्विक्टेड मे बी फाइंड बिटवीन 3 लाख एंड 25 लाख डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। अब जो अपराध किया गया है वो कितना घातक था उसके हिसाब से आपके ऊपर पनिशमेंट किया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा 3 लाख से लेकर के 25 लाख। मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल 2018
ये प्रपोज करता है रिगोरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस में जो लोग भी शामिल हैं उनको ज़िंदगी भर के लिए आजीवन कारावास का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इफ़ इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ विक्टिम, मतलब ये कब होगा, जब विक्टिम की डेथ हो जाती। आगे राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019 ये प्रोवाइड करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा फाइन लगाता है 1 लाख से लेकर के 5 लाख टू दोज कन्विक्टेड इन केस ऑफ मॉब लिंचिंग लीडिंग टू विक्टिम्स डेथ। वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019, इसमें प्रोविज़न किए गए हैं डेथ सेंटेंस फॉर डेथ सेंटेंस, मतलब कि डेथ सेंटेंस के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इट प्रपोजेस ए जेल टर्म फॉर 3 ईयर्स से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन असल्टिंग एंड इंजरिंग ए पर्सन। द बिल वाइल डिफाइंग term such as lynching and mob says the West Bengal lynching compensation scheme may be framed under it, और इसी के तहत कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा पश्चिम बंगाल में प्रावधान किया गया है। तो हमारी केंद्र सरकार क्या कह रही है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन दिया है पार्लियामेंट में 2019 में दैट देयर वाज नो सेपरेट डेफिनेशन फॉर लिंचिंग अंडर द आईपीसी, adding that such incident could be dealt with under section 300 and 302 of the IPC which pertain to murder। ठीक है, अब इसको कैसे डील कर सकते हैं हम, इसको डील किया जाता है सेक्शन 300 और 302 के अंतर्गत। 2017 की बात करी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने कलेक्ट किया था डाटा ऑन मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम, काउ विजिलेंटिज्म। ठीक है, मतलब कि गाय की जो अवैध तस्करी होती है ना, उसको लेकर के जो अपराध हो जाते हैं। बट द फिगर्स वर नॉट पब्लिश्ड एंड द वर्क वाज डिसकंटिन्यूड एज दीज क्राइम्स आर नॉट डिफाइंड एंड डाटा वर फाउंड टू बी अनरिलायबल। अब सरकार ने पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाई, यहाँ पर ये बात कही जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो रसिया और यूक्रेन के रिलेशन को बताती है। रसिया से सम ट्रूप्स पुलिंग बैक फ्रॉम एरियाज नियर यूक्रेन। रसिया का कहना है कि यूक्रेन के एरिया से हम अपने कुछ ट्रूप्स सैनिकों को वापस ला रहे हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज टू कंटिन्यू, लेकिन मिलिट्री की जो एक्सरसाइज हो रही है वो होते रहेगी। पुतिन से इज़ रेडी टू वर्क फर्दर विद द वेस्ट, मतलब कि पश्चिमी जो देश है, यूरोपियन जो देश हैं, उनके साथ में काम करने के लिए रसिया तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। रसिया ने ट्यूसडे के दिन ये कहा है कि सम ऑफ इट्स मिलिट्री यूनिट वर रिटर्निंग टू देयर बेसिस आफ्टर एक्सरसाइजेस नियर यूक्रेन फॉलोइंग डेज ऑफ US एंड ब्रिटिश वार्निंग दैट मॉस्को माइट इन्वेड इट्स नेबर एट एनी टाइम। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका ये आरोप लगा रहे थे रसिया के ऊपर कि रसिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर सकता है और इसको हड़प सकता है। इट वॉज नॉट क्लियर हाउ मैनी यूनिट्स वर बीइंग विदड्रॉन एंड बाई व्हाट डिस्टेंस आफ्टर ए बिल्डअप ऑफ एस्टिमेटेड 1,30,000 रशियन ट्रूप टू द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ यूक्रेन। अब यदि हम यहाँ पर विवाद की मेन जड़ की बात करें ना, तो रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो अलायंस में शामिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि नाटो में ऐसा सिस्टम है, एक देश पर हमला मतलब सब देश पर हमला। तो यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है ना, तो फिर नाटो की जो सेना है, उसके जो टैंक हैं और भी जो लड़ाकू विमान है, वो सब फिर यूक्रेन की सीमा पर जा कर के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब रसिया को ये लगेगा कि हो सकता है ऐसा ना हो कि हमारी सीमा में विवाद खड़ा हो जाए, हमारी सीमा को ही है ना हड़पना चालू हो जाए। ऐसा रसिया कई प्रकार से सोचता है।